Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 4 and 5 on statistics and probability. लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की थी, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें सिर्फ हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस ही हैं। जैसे ही हम सेकंड चैप्टर में मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद थ्योरी नहीं है। तो इस चैप्टर में वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी इन दिस चैप्टर. So in last chapter we have discussed about the basic definitions of statistics, like we have discussed how to sample, basically the different methods of sampling, वो भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने वेरिएबल टाइप्स को डिस्कस किया, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्क्रीट वेरिएबल, देन वी हैव डिस्कस्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल बेसिकली जो है वो हमारे पास फिर फर्दर कैटेगराइज हो रहे थे वेरिएबल, कोई क्वांटिटेटिव में, कोई क्वालिटेटिव में, फिर डायकोटोमिक, पॉलिनोमिक, ये सारे जो हैं हम लोगों ने वन बाय वन इन द लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में भी हमारे पास कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स ही हैं। इन द टुडेज लेक्चर वी आल्सो हैव सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी and we are just near to complete our first chapter. After we have finished once we have finished our first chapter, then we have a lot of numerical examples and things like that. So moving towards the first slide of today's lecture, that is descriptive statistics. As we have discussed earlier, that the descriptive statistics is the branch in which we collect, manipulate, summarize and present the data. जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, क्योंकि लास्ट में अगर आपको याद हो तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल किया था, जिसमें हम लोग बहुत सारे जो लोग थे उनमें से सैम्पलिंग कर रहे थे लोगों की, और लास्ट में हम लोगों ने उनकी मीन एज बताई थी कि उनकी मीन एज इतनी थी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अगर आपको याद हो डेफिनेशन, आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर को आप लोग रिव्यू कर रहे होंगे। मटेरियल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, स्लाइडें आपको दे चुका हूँ, वीडियो लेक्चर्स भी साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट in the descriptive statistics that we have, that is basically collection of data. So what is basically collection? What does mean by the collection of data? Like survey. Collection of data means you are going to conduct a survey. सर्वे में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस है, या जिसे हम मर्दमशुमारी कहते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई थी, तो वो भी एक सर्वे है। या और सिंपल एग्जांपल ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेसबुक पे बहुत से सर्वेज जो हैं वो डेली रूटीन में अपडेट हो रहे होते हैं। कोई कुछ सर्वे कर रहा है, कोई कुछ सर्वे कर रहा है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे सर्वेज आ जाते हैं, या इवन कभी कभी आपको ईमेल आ जाती है कि जी मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ, ये काम कर रहा हूँ, काइंडली आप अपनी जो राय है वो मुझे दें। तो आप उस ईमेल का जवाब कर दे देते हैं थ्रू गूगल फॉर्म्स, तो वो भी एक सर्वे होता है। तो बेसिकली सर्वे इज एन कलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा। तो डेटा कलेक्शन का मेथड है सर्वे। तो ये आपका हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। पहला पॉइंट जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो सर्वे आपने किया, यानी कि यू हैव कलेक्टेड सम डेटा। सेकेंड पार्ट है, then we have to, once we have collected the data, then we have to present the data. And what does mean by presenting data? The presentation of data means you can have some tables, you can present the data in the form of tables, in the form of graphs. So this is basically your presentation of data. For example, अगर आप कोविड-19 की वेबसाइट खोल के देख लें तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें जो डेटा पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कितने पेशेंट्स आज के दिन में एनरोल हुए हैं, कितने इन्फेक्टेड हैं, कितने टेस्ट हुए हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। ये बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है, क्योंकि ये मैनिपुलेट करके उन्होंने रखी है। पहले उन्होंने रैंडमली डेटा डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से
डिफरेंट एरिया से वो डेटा कलेक्ट की होगी, रैंडमली सर्वे किया होगा या उन्होंने डेटा लिया होगा फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट लेबोरेटरीज, एंड इस तरह से डेटा लेने के बाद उन्होंने उनको एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में लिखा है, हर डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज करके अलग कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद में इतने हैं, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में इतने हैं, थर में इतने हैं, कराची में इतने हैं, डिफरेंट एरियाज के आपको जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, और उसमें टेबल्स भी हैं, आप टेबल्स के साथ भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन प्रेजेंट द डेटा in the tabular form as well as you can present the data in the this basically tabular form in the you can also present a data in the form of graphs. So आप या तो ग्राफ्स की शक्ल में डेटा को प्रेजेंट करते हैं या टेबल्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद समराइज का टाइम आता है, यानी कि व्हाट डज मीन बाय समराइजेशन या समराइज डेटा। तो द मीनिंग ऑफ समराइज जो डेफिनेशन थी वहां पे, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है कि समराइज से मतलब है कि आप सैंपल मीन फाइंड कर लें, यानी कि ये भी एक तरीका है समराइज का। बहुत से वे हैं हमारे पास, मीन है, मीडियन है, एवरेज है, स्टैंडर्ड एविएशन है, वेरिएंस है, कोर्टोसिस है, मूवमेंट है, स्क्यूनेस है, बहुत से हमारे पास मेथड्स हैं डेटा को समराइज करने के लिए। डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का डेटा हमारे पास है या हम क्या चाह रहे हैं डेटा से, किस तरह के रिजल्ट्स चाह रहे हैं, उस तरह की हम लोग जो है वो डेटा की समरी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि समराइज डेटा से मुराद है कि आप डेटा की जो है वो मीन फाइंड कर लें, दैट इज बेसिकली अ सैंपल मीन। सो दिस इज द प्रोसेस। ये जो स्लाइड आपके सामने खुली है ये वाली, ये बेसिकली आपको प्रेजेंट कर रही है कि हाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वर्क्स। में क्या होता है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें सर्वे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, और प्रेजेंट डेटा को प्रेजेंट करने से मुराद है कि आप लोग टेबल्स बना लें या ग्राफ्स बना लें। सो कलेक्शन को डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने सर्वे को डिस्कस किया, यानी कि कलेक्शन ऑफ मेथड में आपके पास सर्वे आ जाते हैं। प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट से मुराद है कि आप या तो टेबल्स बना लें या फिर डेटा के ग्राफ्स बना लें, ये बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है डेटा की। समराइज डेटा करने के बहुत से तरीके हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप सिंपल मीन जो है वो भी समराइज ऑफ डेटा है। या मैं आपको एक सिंपल सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि डेटा कलेक्शन, आप जो हमारे पास अल्फाबेट हैं फ्रॉम ए टू जी, आप रैंडमली उनको कलेक्ट कर लें, यानी कि आपने उनको किसी भी अरेंजमेंट में नहीं रखा, तो आपने सिंपली अल्फाबेट्स को कलेक्ट किया और उसको किसी पेज पे लिख के आपने प्रेजेंट कर दिया। समराइज से मुराद है कि उन्होंने उनको आपने एक तरतीब में रख दिया, जो अल्फाबेट की तरतीब है, यानी कि ए बी सी डी, तो आपने तरतीब में रख दिया। ये काम भी अगर आप करते हैं तो ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। यानी कि कोई भी टेक्निक सिंपल, सिर्फ आपने अगर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया है तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है कि आपने उसको डेटा को असेंडिंग यानी कि ऑर्डर में रखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, यानी या तो 1 2 3 4 5 इस सेंस में रखा है या 5 4 3 2 1 इस सेंस में रखा है। तो ये भी आपकी एक डेटा की समराइज है या अरेंजमेंट ऑफ डेटा है इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ पुरानी यादें थी जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। उसी के हवाले से हम लोगों ने एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट लिया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वर्कआउट करती किस तरह से है। तो ये एक प्रोसेस है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कि किस तरह से ये काम करती है। फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा है। द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर रेलिवेंट टू प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड is commonly the most difficult, expensive and time consuming part of the entire research project. स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा कलेक्शन है हमारी, अगर हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बड़ा डिफिकल्ट है और ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर आप सर्वे करेंगे तो भी मुश्किल है, आप डिफरेंट सोर्सेज पे, डिफरेंट चैनल्स पे वो सर्वे पोस्ट करेंगे, या अगर आप 1 to 1 डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप खुद जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने, जैसे मर्दमशुमारी का एग्जांपल आप लें तो वो घर घर सर्वे था।
तो उसमें हर घर में जाना पड़ता है, हर बंदे से मिलना पड़ता है, हर बंदे से क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ये काफी स्ट्रेसफुल काम है, यानी कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च। तो डेटा कलेक्शन थोड़ा सा आपका जो है वो कॉस्टली आपको पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, और इन दोनों सेंसेस में ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वर्कआउट ही आपकी किस पे करती है, डेटा पे करती है। Then we have statistical data are usually obtained by counting or measuring items. Statistical data जो है वो किस तरह से लिया जाता है, या तो काउंटिंग होती है या मेयरिंग होती है आइटम्स की, ये आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है। Then we have we have two broader categories of data. Number one is primary data. What does mean by primary data? Primary data are collected specifically for the analysis desired. और अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं सिंपल सी एक और डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। प्राइमरी डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जिसपे कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने अप्लाई नहीं की। जैसे ही आपको डेटा मिला है आपने सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लिया है, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने अप्लाई नहीं की। दोज डेटा पॉइंट्स दैट डज नॉट गोज any statistical tech undergoes any statistical technique, ऐसा डेटा जिसपे कोई भी स्टैटिस्टिक की टेक्निक अप्लाई नहीं की गई, रॉ डेटा है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे डेटा मिला आपने रिकॉर्ड कर लिया, बस दैट्स ऑल। जिस तरह से मिलता गया आप पेज पे लिखते गए या किसी टेबल में आप लिखते गए डेटा, तो आपने उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं किया, सिंपली आपने डेटा कलेक्ट किए, तो उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जिसपे आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की हो, चाहे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ही क्यों ना हो, हैव ऑलरेडी बीन कंपाइल्ड एंड आर अवेलेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपने कंपाइल कर लिया है डेटा को एंड अवेलेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। या मैंने आपको और ही सिंपल डेफिनेशन बता दी कि प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जिसपे आपने कोई भी स्टैटिस्टिक टेक्निक अप्लाई नहीं की होती, जैसे ही आपको डेटा मिला है और आपने वो कलेक्ट किया है, दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आपके पास क्या होता है, ऐसा डेटा जिसपे आपने कोई ना कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ उसको अरेंज करके ही लिखा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेट ऑर्डर में ही लिख दिया, अगर आप किसी के नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर आपने वो रैंडमली लिखे हैं, उन पे कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, तो वो आपका प्राइमरी डेटा होगा। और इफ यू हैव अरेंज like you just have arranged in alphabetical order, that is basically your secondary data that goes under some statistical technique. The data that undergoes some statistical techniques is known as secondary data, where the primary data that does not undergoes any statistical technique, that is basically, this is the difference between primary and secondary data. I hope कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होगा और सेकेंडरी डेटा क्या होगा। जब आप लोग क्लास लेते हैं तो उसके साथ आप लोग एक अपने साथ एक पेंसिल या एक कॉपी जरूर रखा करें, चीजों को नोट करते जाया करें। अगर क्वेश्चन होते हैं तो इन द लास्ट हम लोग 20 मिनट तकरीबन डिस्कशन में लगाते हैं, 15 to 20 मिनट्स हम लोग तकरीबन जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो इसमें आफ्टर क्लास करते हैं। तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप स्लाइड नंबर नोट कर लिया करें और क्वेश्चन को किसी पेज पे नोट कर लिया करें। जैसे ही हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पहली क्लास में मैंने कहा था कि जी यू गाइज आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पे चैट में लिखा कि यू कैन आस्क एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द कोर्स contents, you guys are free to ask and I always feel really happy to answer your questions. तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सवाल पूछते हैं रिगार्डिंग अपने टॉपिक्स के हवाले से, कोर्स के हवाले से, तो डेफिनेटली इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो इसका मतलब यही माना जाता है कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जस्ट
चैट में टाइम पास कर रहे हैं और जस्ट आप लोग अटेंडेंस के लिए आए हैं, अटेंडेंस का मसला नहीं है, वो तो आपको वैसे ही मिल जानी है या मैंने वैसे ही आप लोगों को दे देनी है। तो बेहतर ये है कि आप इस कोर्स को पढ़ लें, ये अच्छा कोर्स है और मैं आपके साथ आपको अश्योरेंस देता हूँ और ये आप मेरी बात आज नोट कर लें कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जब आप फील्ड में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपने जो भी कोर्सेज पढ़े हैं वो डेफिनेटली रैंडमली मैथमेटिक्स के कोर्स कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज ज़रूर होंगे, लेकिन ये ऐसा कोर्स है कि आपकी फील्ड में ज़रूर यूटिलाइज होगा। अगर आपको अभी भी इसकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही तो आप अपने किसी जो कंप्यूटर सिस्टम का जो टीचर है उससे पूछ लें कि सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं। शायद वो आपको ये कहेगा कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आ जाती है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो ये टाइम है आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का, ये आप पढ़ लें। इवन अगर आप आगे जाके आपका CSS करने का प्रोग्राम है तो उसमें भी ये कोर्स होता है, उसमें भी यही कंटेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये यहाँ से पढ़ लें तो शायद वहाँ का भी आपका एक का कोर्स का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा अगर इसी नीयत से पढ़ लें। तो ये तरीका होता है स्टडी करने का, और कंटिन्यूसली आपकी चैट को मॉनिटर करता रहता हूँ, जो बातें आप करते हैं मैं देख रहा होता हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपने कचहरी ही करनी होती है तो अपने प्राइवेट में जाके कचहरी किया करें, अलग से एक चैनल बना लें, वहाँ पे कचहरी करें। कम से कम मेरे क्लास में तो आप लोग जो है वो अपने जो फालतू की डिस्कशंस हैं ये ना किया करें। उसके बाद वेरिएबल है। वेरिएबल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो पूरे एग्जांपल्स के साथ में ये सारी चीजें करवा चुका हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में आएंगे तो फिर हम ये बातें दोबारा दोहराएंगे नहीं। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब मैं वेरिएबल का नाम लूँ तो आप समझ जाएंगे व्हाट डज मीन बाय वेरिएबल। A variable is an item of interest that can take on many different numerical values. Variables होते हैं जब आप डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आप उसके लिए असाइन कर सकते हैं, बेसिकली वेरिएबल है वो। और वो कांस्टेंट टर्म जो है ऐसा होता है जो कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट। ये आप ऐसा समझ लें कि आप कैलकुलस की बात कर रहे हैं। वेरिएबल फॉर एग्जांपल x इज अ वेरिएबल एंड इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू, and constant like c is a constant and it is constant always, it has a fixed numerical value, that is basically constant. Then again something about data. Statistical data are usually obtained by counting or measuring items, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटेटिव डेटा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है, मीन्स वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली द क्वालिटी ऑफ डेटा like hair color, ethnic group and other attributes of the population, यानी कि जिसमें आप क्वालिटी को रिकॉर्ड करें। ऐसा डेटा जब आप सिर्फ क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा टीचर है, तो अगर आप किसी चीज की क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं आई एम सॉरी किसी चीज का कलर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव से आपके पास जो मुराद है वो ये है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक डिस्टेंस ट्रेवल टू कॉलेज इज अ क्वांटिटेटिव मेयर। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका मतलब है आपने 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, किसी फैमिली में जो बच्चों की तादाद है वो भी आपकी क्वांटिटेटिव है, 2, 4, 6 जितने भी हैं। और जहां पे न्यूमेरिक की बात आ जाएगी वो आपकी जो है वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क का कोर्स है तो ये आपका क्वांटिटेटिव है, यानी कि इसकी 100 मार्क्स हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स अच्छा कोर्स नहीं है तो ये आप उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या अगर आप कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा चल रहा है तो ये उसकी क्वालिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। Quantitative data are generally described by words or letters. They are not as widely used as quantitative data because many numerical techniques do not apply to qualitative data. For example, it does not make sense to find an average hair color or blood type
क्वालिटेटिव डेटा कैन बी सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स। बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा है वो जनरली हम सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जैसे रंग है जी, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लड टाइप है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है। तो जब ये डेटा हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन ये यूज कम होते हैं एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि क्वालिटी में हमारे पास सिर्फ क्वालिटी होती है, उनकी एनालिसिस करना मुश्किल होता है हमारे लिए, हम उनको नहीं करते। अगर हमने क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करना होता है तो हम उसको क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करते हैं। यानी जब आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करोगे तो अगर फॉर एग्जांपल आप क्राइटेरिया रख देते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट रखते हैं, तो बेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल नंबर रख देते हैं 1, बेटर के लिए 2 और बेस्ट के लिए 3। तो हमने क्या किया, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज कर दिया। तो ये टेक्निक जो है ज्यादा क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू क्वालिटेटिव डेटा। जिस तरह से ये एग्जांपल है, अगर आप ये एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा एक जमा किया है बहुत सारा, तो उसमें हम लोग मीन वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा किया है हेयर कलर्स का, तो हेयर कलर्स का आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज हेयर कलर क्या होगा, तो आप उस वहां पे आके आप लोग जो है वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्वालिटेटिव डेटा में एनालिसिस करना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। और फर्दर जो है आपके पास जो क्वालिटेटिव डेटा है, द क्वालिटेटिव डेटा कैन बी सेपरेटेड इनटू टू सब ग्रुप्स। दो सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। एक डाइकोटोमिक है और दूसरा पॉलिनोमिक है। डाइकोटोमिक में अगर आपको याद हो तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, इफ इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द वर्ड विद टू ऑप्शंस, यानी जेंडर में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मेल और फीमेल, या पास या फेल, यानी कि जहां पे दो ऑप्शंस आपके पास हैं आप उनको डाइकोटोमिक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पॉलिनोमिक में आप क्या करते हैं, इट टेक्स अ वर्ड मोर देन टू ऑप्शंस। जैसे एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुड, बेटर, बेस्ट, जिसमें दो से ज्यादा ऑप्शन हो। ऐसे डेटा पॉइंट्स जिनमें सिर्फ दो ऑप्शंस हो, जैसे ट्रू एंड फॉल्स है, तो अगर आप ट्रू एंड फॉल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो बेसिकली टेक्निकली सेंस ये बनेगा कि वो डाइकोटोमिक में रिकॉर्ड होगा। उसमें सिर्फ दो सेंसेस हैं आपके पास, या तो यस होगा या नो होगा, यानी कि यस नो इट मींस डाइकोटोमिक। लेकिन अगर वन से ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे अगर मैं कह दूं गुड है, बेटर है, बेस्ट है, या एजुकेशन है आपकी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी है, तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो ये आपका पॉलिनोमिक में रिकॉर्डिंग होगा। Qualitative data are always numbers and are result of counting or measuring attributes of population. Qualitative जो डेटा है वो quantitative डेटा जो आपका है वो हमेशा numbers के फॉर्म में होता है। वो या तो काउंटिंग होती है या मेयरिंग होती है। एट्रीब्यूट से मुराद है कि डेटा की प्रॉपर्टीज, खासियत। अब डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है, जिस तरह का डेटा होगा उस तरह के उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी सेपरेट इनटू टू सब ग्रुप्स। क्वांटिटेटिव डेटा दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास है डिस्क्रीट एंड दूसरा है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट इफ इट इज द रिजल्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ गिवन एथनिक ग्रुप इन अ क्लास, द नंबर ऑफ बुक ऑन अ शेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर्स जो डिस्क्रीट हों। डिस्क्रीट मतलब है कि फाइनाइट हों, इनफाइनाइट ना हो, तो वो डिस्क्रीट कहलाते हैं, यानी कि जिनके दो नंबर्स के दरमियान कोई और नंबर ना हो, तो वो आपका डिस्क्रीट होगा। और कंटिन्यूअस, डेफिनेटली लास्ट लेक्चर में हम लोग इसमें काफी सारी डिस्कशन हम लोगों ने की थी कि जो कंटिन्यूअस होगा वो आपका ओवर द इंटरवल डेटा, अगर आप मेयर करेंगे किसी इंटरवल पे डेटा पॉइंट्स आप ले रहे हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस होगा। जैसे टाइम वेरिएबल है वो आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। इसके अलावा जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल करना कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों होगा? वो इसलिए होगा
कि आप कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम के हर इंस्टेंस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। जो वेट है उसको भी कंटिन्यूस में गिना जाता है, और जो जहां पे टाइम की आ जाए बात, समझ लें कि वो कंटिन्यूस आपका वेरिएबल होगा। सर जी जी छोकरा पूछी रहिया आहिनि त रिकॉर्डिंग थिए थी न लेक्चर जी? थे थी जी सर, महिरबानी। जी। तो ये बेसिकली आपका हो गया कंटिन्यूस रिजल्ट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल में अंदाजा हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट में क्या फर्क है और कंटिन्यूस में अब क्या फर्क है। उसके बाद पॉपुलेशन है। अ पॉपुलेशन अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर टू बी एनालाइज। टू काइंड ऑफ पॉपुलेशंस, एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है। पॉपुलेशन का आपको पता है कि ऐसा सेट जिसमें हम लोग के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी कि एक बहुत बड़ा सेट है। लास्ट में हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे, जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल आपको लूं कि इफ वी आर गोइंग टू एनालाइज कायदेवाम यूनिवर्सिटी, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में से अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम बीसीएस डिपार्टमेंट की बात करें तो वो एज कंपेयर टू कायदेवाम यूनिवर्सिटी वो आपका एक सैंपल हो जाएगा। और पॉपुलेशन जो है कभी फाइनाइट होती है कभी इनफाइनाइट होती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग मतलब आप गिन सकते हैं तो फाइनाइट है, अगर आप नंबर्स को काउंट नहीं कर पा रहे तो वो इनफाइनाइट है। और सैंपल क्या है? अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है, तो उसे आप पॉपुलेशन कह लेते हैं, ओ सॉरी सैंपल कह लेते हैं सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन को। फिर वही डेफिनेशंस हैं। वेरिएबल आपको पता चल गया कि क्या होता है, कि पॉपुलेशन में से जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स वो आपके वेरिएबल्स हैं। डेटा क्या है? सिंगुलर वर्ड है ये। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन आर सैंपल। दिस वैल्यू में बी नंबर, वर्ड, सैंपल, डेटा पॉइंट। अगर आप इस डेटा को प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, द सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर वेरिएबल, वही डेटा है जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डेटा के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नई चीज है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? अ प्लान्ड एक्टिविटी हुज रिजल्ट्स यील्ड्स अ सेट ऑफ डेटा। यानी कि एक्सपेरिमेंट ऐसी एक्टिविटी जो प्लान्ड एक्टिविटी होती है और जिसके रिजल्ट से हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं कि आप क्या करें, एक कॉइन लें, उसको टॉस करें, जितनी देर तक वो हवा में रहेगा, यानी कि ये जो टॉसिंग वाला प्रोसेस है, जो कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, ये जो टॉस वाला प्रोसेस है, यानी कि जब तक वो टॉस हो रहा है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। और जब वो कॉइन आके नीचे गिरेगा, देयर इज सम रिजल्ट, मे बी हेड और टेल, दिस इज बेसिकली योर डेटा। सो एक्सपेरिमेंट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी हुज रिजल्ट्स यील्ड्स अ सेट ऑफ डेटा। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया कि सिंपल एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है। एंड पैरामीटर, a numerical value summarizing all the data of an entire population। पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि आपने किसी डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने किसी वेरिएबल को एक नंबर असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी टोटल परसेंटेज निकाली और आपने कहा कि जी अली, अगर कोई आपकी क्लास में स्टूडेंट है तो आपने कहा अली हैज 70% मार्क्स, तो आपने अली को जो 70% मार्क्स, पूरा स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस करने के बाद 70% जो रिजल्ट निकाल के आपने अली को अलाट कर दिया, वो बेसिकली अभी आपका पैरामीटर है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग ऑल द डेटा, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी परसेंटेज कितनी है, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मेरी 80% है, तो इसका मतलब है ये 80% आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को समराइज कर रही है। इट्स अ वेरी मच क्लियर पिक्चर। इट मींस के दैट यू हैव एट लीस्ट 80% मार्क्स इन एवरी कोर्स, बट
sometimes you have in some of the courses you have 85 90 marks, and in some of the courses maybe you have 75 78 76, but overall average is you are 80%. So that 80% that you have some numerical result attributed to Ali, like we are just having an example कि आपने 80% अली के मार्क्स हैं, तो जो अली को 80% आपने अलॉट किया है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दैट प्रोसेस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, तो ये आपका पैरामीटर होता है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एस इज मिसिंग हियर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लास्ट में एस मिसिंग है। स्टैटिस्टिक्स एस अगर है तो बेसिकली कलेक्शन, मैनिपुलेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा, लेकिन स्टैटिस्टिक क्या है? ये क्वालिटी ऑफ डेटा है, ये भी एक न्यूमेरिकल रिजल्ट है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये आपकी स्टैटिस्टिक है। नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस, ये आपकी एक स्टैटिस्टिक है। इट्स नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट्स ओनली स्टैटिस्टिक, एक न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग द सैंपल डेटा। जो सैंपल डेटा को समराइज करे वो आपका क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है। ये हम चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि वी आर जस्ट नियर टू कंप्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर। फिर न्यूमेरिकल स्केल्स हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, डिस्कस किए थे। नॉमिनल में आपको मैंने बताया था कि जिसमें नाम हो, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं होता। नॉमिनल स्केल्स में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता, डेटा को हम लोग विदाउट ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे डेटा पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं हम लोग रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। और उसके बाद था हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में व्हाट वी आर डूइंग, दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, एंड उसके साथ साथ इसमें आपके पास ऑर्डर होता है। ऑर्डर से मुराद है कि रेटिंग, जैसे एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है, तो ये आपका ऑर्डिनल स्केल होता है। फिर इंटरवल है, इस पे कल बहुत सारी डिस्कशन हम लोगों की हुई थी। इंटरवल का मतलब है कि किसी दो फिक्स बाउंड्री के दरमियान आप लोग जो है, दो पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल में आप लोग डेटा जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाता है। और रेशियो के हवाले से डिस्कशन हमारी हुई थी, जिसमें एक फिक्स्ड आर्बिट्री 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट से मुराद हरगिज ये नहीं है कि उसमें 0 होगा, नहीं। 0 पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि 0 पॉइंट का मतलब है आर्बिट्री, नॉन आर्बिट्री। 0 पॉइंट से मुराद है कि आप किसी भी दो चीजों में सेंस कर पाए कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर आप किसी डेटा पॉइंट में सेंस कर पा रहे हैं कि कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है, तो वो आपका रेशियो स्केल होगा। उसके बाद हमारे पास है 1.5 में, ये सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये हमारे लिए नई चीज है आज। ये दोनों चीजें जो है वो न्यू है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो हम पहले थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से उन चीजों को आगे फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि हम लोग पहले वो चीजें जो है थारोली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास है क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज डेटा, दो तरह के डेटा पॉइंट्स होते हैं, एक क्रॉस सेक्शन डेटा होता है और एक टाइम सीरीज। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखते हैं क्रॉस सेक्शन को। द डेटा कलेक्टेड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स एट द सेम पॉइंट इन द टाइम आर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शन डेटा। यानी अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, किसी चीज को आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, और अगर आप डेटा पॉइंट सेम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम पीरियड ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, यानी कि एक ही महीने में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होगा क्रॉस सेक्शन डेटा। लेकिन अगर आप लोग जैसे देखें, ये वाला एग्जांपल देखें, तो इसमें अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे तो हम 6 कंपनीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये कौन से साल के लिए हुआ है? फॉर द ईयर 2010। मतलब ये डेटा सिर्फ एक ही साल का है, एक साल के अलावा इसमें और कोई डेटा पॉइंट्स नहीं, एक ही साल का डेटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्रॉस सेक्शन डेटा है। दोबारा से डेफिनेशन देखें, द डेटा कलेक्टेड ऑन अ डिफरेंट एलिमेंट्स एट द सेम पॉइंट इन द टाइम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सेम पीरियड से मुराद है कि सेम मंथ हो सकता है,
सेम वीक हो सकता है, सेम ईयर हो सकता है। और यहाँ पर हमने एक ही साल के लिए ये पूरे का पूरा जो डेटा है वो कलेक्ट किया है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, दैट इज बेसिकली हमारा क्रॉस सेक्शन डेटा है। लेकिन अगर हम टाइम सीरीज डेटा को देखें तो टाइम सीरीज डेटा बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्टेड ऑन द सेम एलिमेंट फॉर द सेम वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन टाइम्स। मतलब अगर हम सेम कंपनीज का डेटा 2010 के लिए, 2011 के लिए, 2012 के लिए, डिफरेंट ईयर्स के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका टाइम सीरीज हो जाएगा। जैसे ये देखें, मनी रिकवर्ड फ्रॉम हेल्थ केयर फ्रॉड जजमेंट्स, ये देखें यहाँ पे ये जो चीज है ये आपको बता रही है कि ये वाला जो डेटा है ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये टाइम सीरीज है, क्योंकि ये डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट हुआ है। 2006 में आपने डेटा कलेक्ट किया है, फिर 2007 में कलेक्ट किया है, फिर 2008 में आपने कलेक्ट किया है, फिर 2009 में कलेक्ट किया है, फिर 2010 में कलेक्ट किया है। लेकिन अगर पीछे वाला दो जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया है, इफ यू आर गोइंग टू see it again and you can realize here that all the data points are collected in the same year, that is 2010. But in this example that we have collected data on different periods of time. If you have collected data on different periods of time, that is basically time series, and if you have collected the data on the same period of time, then it is basically आपका क्रॉस सेक्शन डेटा पॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन में हम लोग इसको दोबारा से कवर अप कर लेंगे। डेटा किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, मींस व्हाट आर द सोर्सेज टू ऑब्टेन डेटा। डेटा में बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स। इंटरनल सोर्सेज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेपर दिया है तो आप क्या करते हैं, इंटरनल सोर्सेज, अगर आपका कोई जानने वाला है एग्जाम ब्रांच में तो आपने, या फॉर एग्जांपल आपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया इन द लास्ट, इंटरनल सोर्स से मुराद है कि आपने किसी दोस्त को फोन किया जो आपका ऑलरेडी एग्जाम ब्रांच में या यूनिवर्सिटी में है, तो आपने इंटरनल सोर्स से उसको कहा कि यार काइंडली ये पता करवा दें कि मेरी डिग्री सर्टिफिकेट बन गया है या नहीं। तो आपने अपना इंटरनल सोर्स यूज कर लिया अपने डेटा पॉइंट्स को लेने के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग सर्वे करते हैं तो हम इंटरनल पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे कोई सीएस के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो शायद अब मैं आपके सीआर को अगर कहूंगा इंटरनली, क्योंकि अब शायद हमारी इंटरेक्शन हो गई है, तो मैं सीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआर काइंडली मुझे ये डेटा प्रोवाइड करें। तो वो इंटरनल सोर्स मैंने अपना यूज किया कि आपके बेच में से ही किसी से मैंने डेटा पॉइंट्स ले लिए। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि आपने एक्सटर्नल सोर्स यूज किया। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यह है कि आपका जानने वाला नहीं था एग्जाम ब्रांच में, लेकिन आपके किसी दोस्त का था, तो आपने उसको कहा कि यार आपका दोस्त है, काइंडली मुझे पता करवा दें कि मेरा जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट रेडी हो गया है या नहीं हुआ। तो इसी तरह से मैं किसी और टीचर को कह दूं, जैसे सीएस का कोई टीचर है मुझे जानता है और मुझे आपकी बेच का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं किसी टीचर को फोन करूं, यार काइंडली मुझे ये वाला डेटा प्रोवाइड कर दें सीएस में से, तो मैंने अपना एक्सटर्नल सोर्स यूज किया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एंड सर्वे, आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि सर्वे कैसे होते हैं। आपने एक फॉर्म बनाया, एक क्वेश्चनरी बनाया और वो क्वेश्चनरी सबको बाय वन सबको हाथ में दे दिया कि काइंडली ये क्वेश्चन पेपर फिल कर दें या ये सर्वे पेपर फिल कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आपने सर्वे फॉर्म बनाया, सोशल मीडिया पे रख दिया, फेसबुक पे रख दिया और वहां पे लोगों ने आपको अपनी राय दे दी। तीसरा है आपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया या आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया। सर्वे इस तरह से होते हैं, या आप खुद भी जाके सर्वे कर सकते हैं 1 to 1। और एक्सपेरिमेंट से मुराद है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेरिमेंट से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कॉइन वाला एग्जांपल दिया कि आप जो है कॉइन से डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक आपका डेटा पॉइंट्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास समेशन नोटेशन है। समेशन नोटेशन का मतलब होता है कि आप चीजों को सम करें। समेशन नोटेशन, सिग्मा, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, बेसिकली ये वाली जो सैंपल मैं अगर सही से बना रहा हूं, दिस इज बेसिकली सिग्मा नोटेशन, जिसे हम समेशन नोटेशन भी कहते हैं। अगर आप रेड कलर आपको नजर आ रहा हो तो ये आपकी बेसिकली सिग्मा नोटेशन है।
सिंपल सा एग्जांपल है समेशन का. सपोज अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड द प्राइसेस ऑफ दीज बुक्स आर $175, $80, $165, $97 और $88. ये कुछ बुक्स हैं, उनकी प्राइस है, यानी कि ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये वाले जो हैं. द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इज 175, सेकेंड बुक की 80 है, थर्ड बुक 165, फोर्थ बुक 97, फिफ्थ बुक 88. तो हमने क्या किया है, जस्ट इस डेटा पॉइंट को अरेंज करके रखा है. पहले पॉइंट को, इसको हमने x1 कहा है, इस डेटा पॉइंट को वी जस्ट कॉल्ड x2, दिस इज बेसिकली आवर x3, दिस इज x4 and this is our x5. And what we are going to do in summation notation, in summation notation we are just going to add all the numbers. इन सब नंबर्स को ऐड करना है. समेशन का मतलब है कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं उन सबको आप ऐड कर दो. लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पे समेशन करने का मतलब है x1, x2, x3, x4, x5, इन सब को हमने क्या कर दिया है, ऐड करना है. तो x1 आपका किसके बराबर है, 175, x2 आपका है 80, x3 आपका है 165, x4 आपका 97 एंड x5 आपका 88. और इन सब को हमने क्या कर दिया है, सिंपली ऐड कर दिया, और ऐड करने के पास हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया. तो दिस इज व्हाट वी कॉल समेशन नोटेशन. और इसको लिखते कैसे हैं, अगर आप लिखने का तरीका देख लें तो ये लिखा हुआ है समीशन ऑफ x, और x से मुराद है x1, x2, x3, x4, x5, और ये समेशन नोटेशन है. और समेशन नोटेशन का मतलब है कि आपने सारे पॉइंट्स को जो है वो ऐड अप कर दिया है. एक और एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एनुअल सैलरीज हैं इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ 4 वर्कर्स आर, 4 वर्कर हैं जिनकी एनुअल सैलरीज हमें मिली हुई हैं 75, समझ लें कि या रुपीज हैं या डॉलर्स हैं, 90, 125 एंड 61. 4 बंदों के डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं. तो सबसे पहले हमने सम ऑफ एक्स फाइंड करना है. सम ऑफ एक्स का मतलब है इन सबको आपस में जमा करना है. और बी पार्ट में हमने सम ऑफ एक्स जो हमने ए पार्ट में सॉल्यूशन किया है प्रॉब्लम का, उसी का स्क्वायर कर देना है, मतलब उसको 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. और जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर. देखें इस वाले में और इस बी और सी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. दिस इज सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ एक्स, अगर मैं सही लिख पा रहा हूं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू, सम ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं होता सम ऑफ आपका एक्स होल स्क्वायर. इन दोनों में बहुत फर्क होता है. अगर आप दोनों के रिजल्ट्स देखेंगे तो दोनों के रिजल्ट्स हैं इलाही, बहुत सारे चेंजेस आएंगे इन दोनों में. These two results are never equal. Sum of x square is never equal to sum of x whole square. This has different result and this has different result. So देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये सोल्यूशन इनके होंगे, हम चेक कर लेते हैं. तो ए पार्ट का आंसर करना था हमने, सम ऑफ एक्स फाइंड करना था. ये देखिए आप लोग, सम ऑफ एक्स से मुराद है कि आपके पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सबको ऐड कर दें. तो आपने यहाँ पे सारे के सारे डेटा पॉइंट 75, 90, 125 और 61, इन सबको आप अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट 351. लेकिन इन्होंने ये डेटा पॉइंट थाउजेंड्स में लिए हैं तो इसीलिए इन्होंने 351,000 यहाँ पे लिखा है. तो मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये 000 कहाँ से आ गया. बेसिकली इन्होंने ये डेटा पॉइंट 1000 में कंसीडर किए हैं, मतलब ये 75,000 है, ये 90,000 है, ये 125,000 है, ये 61 है. तो इसमें आप परेशान ना होइएगा. यू कैन सिंपली इसको यहाँ इसको काट दें, ये कंसीडर ना करें, आप सिंपल यही रिजल्ट कंसीडर कर लें, कोई मसला नहीं है. अब बी पार्ट में हमने क्या करना था, जो ए का रिजल्ट आया था उसका स्क्वायर करना था. सम ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने ये चीज फाइंड करनी थी. तो सम ऑफ एक्स हमारे पास आपको अंदाजा हो गया कि ये आ गया 351, और सिंपली कैलकुलेटर की मदद से हमने इसका स्क्वायर किया
तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। और सी पार्ट में हमने क्या करना था, पहले x का स्क्वायर करना था। ये देखें यहाँ पे x का स्क्वायर करके सम करना है। तो 75 को आप स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, 90 को आप स्क्वायर करेंगे, 125 को आप स्क्वायर करेंगे और 61 को भी आप स्क्वायर करेंगे। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका ये वाला रिजल्ट जो है वो आएंगे। तो ये था सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, परेशान बिल्कुल भी ना हो, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते जाएं। एक और एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट 4 पेयर्स ऑफ m एंड f वैल्यूज। आपके पास एक वैल्यू m है और f जो है वो आपकी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे जितने भी टेबल्स आपको मिलेंगे वो इस फॉर्म में मिलेंगे। इस m का मतलब है 12 और इस f का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है इस डेटा पॉइंट में जो 12 है वो 5 दफा है, यानी ये कम्पैक्ट फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये कैसे बना है टेबल, ये हम सीखेंगे डेफिनेटली, ये हमारा पार्ट है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक m मिला हुआ है और एक f मिला हुआ है। हमने कंप्यूट क्या करना है, सम ऑफ m। सम ऑफ m, थोड़ी देर आप 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और सम ऑफ m फाइंड करके देखें आपका सम ऑफ m क्या आ रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज दिस वीडियो फॉर 10 सेकंड्स। ट्राई टू फाइंड सम ऑफ m, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। यस, आई होप कि आप लोगों ने जरूर ये फाइंड कर लिया होगा। 10 सेकंड मोर देन इनफ टाइम था। सम ऑफ m से मुराद है कि आपने इन सारे डेटा पॉइंट्स को सिंपली आपस में ऐड कर देना था, जो कि 12 और 15 को अगर हम जमा करेंगे 30 और 20 50, 50 और 10 60, 65, 65 और 10 75, 75 और 2 77। आई होप कि इसका रिजल्ट 77 होगा। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको ऐड किया। लेट अस, हम चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ f जो हमारे पास आ रहा है ये 40 आ रहा है। सॉरी, मैंने कहाँ पे गलती की है। अच्छा, ये सम ऑफ m है। सम ऑफ m करेंगे, यस ऑब्वियसली इट इज 77। अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ m का मतलब था कि आपने सारे के सारे जो m है ये वाले इन सबको ऐड करना है। देखिए मैंने 10 सेकंड से भी पहले इनको ऐड कर लिया था, तो ये रहा आपका 77। जो सेकंड पार्ट था उसमें आपने क्या करना है, सम ऑफ एफ स्क्वायर। अंदाजा आपको हो गया होगा, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, एफ का स्क्वायर करेंगे फिर उसको जमा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाए टेबल में, ये हमारे पास एफ है, हमने एफ को स्क्वायर करना था। स्क्वायर से मुराद है कि एफ को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ इज 5, स्क्वायर का मतलब है 2 दफा ज़रब करेंगे। 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 25, 9 into 9 that is equals to 81, 10 into 10 that is equals to 100 and 16 into 60 that is equals to 256. और definitely in the end we have sum of f square that is equals to 462. अब ये मत कहिएगा कि सर हम लोग मेडिकल फील्ड के हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स में कोई मेडिकल नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑल आर इक्वल। इसमें सिर्फ आपके पास 3 ऑपरेशन हैं, 4, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आई होप कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए और आती होगी। अगर नहीं आती तो काइंडली अभी से अपना बंदोबस्त कर लें और इन बेसिक चीज़ों को रिव्यू करना शुरू कर दें। इसके अलावा इस कोर्स में कोई ऑपरेशन नहीं है और कोई लैम एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कि हम लोगों को मैथ नहीं आती या ये नहीं आती। ये मैथ का कोर्स ही नहीं है, ये एक अलग सिनारियो है। स्टैटिस्टिक्स एक अलग मैथ की ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ 4 ऑपरेशंस को यूज करते हैं। और आई होप कि आपको ये 4 ऑपरेशन आते होंगे
और अगर नहीं आते तो पहली फुर्सत में आप तैयारी करके ये 4 ऑपरेशन सीख लें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सी पार्ट में देखिए हमने क्या करना है, सी पार्ट में हमने सम फाइंड करना है एम और एफ का, मतलब एम और एफ को मल्टीप्लाई करना है, इन द लास्ट हमने उसका सम फाइंड कर लेना है। तो देखें ये रहा आपका m 12, ये रहा आपका f, मल्टीप्लाई कर दिया 60 और इसको हमने सारे टेबल को मल्टीप्लाई करके इन द लास्ट वी हैव दिस सम। तो आपने क्वेश्चन देखना है, जो क्वेश्चन में मिला होगा वो करना है हम लोगों ने। डी पार्ट में अगर आप देखें तो हमने m को स्क्वायर करना है, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड में हमने सम फाइंड करना है। तो ये देखें m का स्क्वायर हम कर रहे हैं, m हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 है, 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 m का स्क्वायर कर दिया, और f हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 15 का स्क्वायर कर दिया, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो इन द लास्ट हमने ये रिजल्ट्स आए और इनको हम लोगों ने यहाँ पे सम कर दिया डी में। आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिटेल के साथ सॉल्व है और इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं हो सकती, और आई होप कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। चलें जी, नाउ इट्स टाइम कि आप एक कॉपी लें और एक पेन लें, और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने छोड़ रहा हूं। आपके पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। इनमें से सिर्फ आपने इनके आगे लिखना है, आप लिखें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखें एक पेज पे, और उसके साथ आप क्या करें कि जी आइडेंटिफाई करें फॉलोइंग एग्जांपल्स एज एट्रीब्यूट्स। इनमें से कौन से क्वालिटेटिव हैं, कौन से क्वांटिटेटिव हैं। जो क्वालिटेटिव है, अगर 1 क्वालिटेटिव है तो सामने लिखें क्वालिटेटिव, अगर 1 क्वांटिटेटिव है तो सामने लिखें क्वांटिटेटिव। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है ये सॉल्व करने का, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ, अगर आप चाहें तो आप चैट में अपना जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। तो मैं जब वाइंड अप करूंगा लेक्चर तो मैं आपके रिजल्ट्स देख लूंगा कि आपने क्या क्या शेयर किया है। तो अगर आप करना चाहें शेयर तो जरूर कर लें, अगर नहीं तो लेकिन करने का ट्राई करें। आपके पास 20 सेकंड है, 20 नहीं चले 30 सेकंड आपको दे देता हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। वीडियो को पॉज कर रहा हूं और यू हैव 30 सेकंड टू अटेम्प्ट दिस एग्जांपल। यू जस्ट हैव टू राइट which one is a qualitative and which one is a quantitative। qualitative में quality होती है, quantitative में quantity होती है। your time starts now। लोकल मार्ट, ये आप लोगों ने क्वांटिटेटिव काफियों ने लिखा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तकरीबन सब ने क्वांटिटेटिव लिखा है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ जो है आपका 10 गैसोलीन पॉइंट्स पे जो अमाउंट होगा, जो आप गैस का अमाउंट जो पंप करेंगे कस्टमर्स के लिए गाड़ी में या
उनके लिए तो वो किसी क्वांटिटी में होगा, 1 kg 2 kg 10 kg 100 kg लाइक दिस वे। तो ये आपका क्वांटिटेटिव होगा। जिन्होंने क्वांटिटेटिव लिखा है परफेक्ट है। द अमाउंट ऑफ रेडान इन बेसमेंट ऑफ ईच ऑफ 25 होम्स, तो ये भी क्वांटिटेटिव है। द कलर ऑफ द बेसबॉल कैप वॉन बाय ईच 20 स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वालिटेटिव होगा। मैं देखूं ये किसने सही किया है। तकरीबन स्टूडेंट्स का ये सही है, ये वाकई क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव है। द लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिक्स होमवर्क असाइनमेंट, मैथमेटिक्स होमवर्क असाइनमेंट में जो आपकी लेंथ है वो क्या होगी। आप लोगों ने क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम है। वो 2 घंटे हो सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी है। The state in which each truck is registered when stopped and inspected at a weight station. Obviously, क्या है that in which truck is registered when stopped and inspected at the weight station. क्वालिटेटिव क्यों है ये, क्योंकि बेसिकली ये सेंस इस वजह से ये क्वालिटेटिव है। द स्टेट इन विच ईच ट्रक इज रजिस्टर्ड, तो स्टेट जो है वो आपकी क्वालिटी है। तो जिन्होंने ये चीजें लिखी हैं उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो वो दोबारा से अपना जो है ये सेक्शन रिव्यू कर लीजिएगा घर पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। चलें एक और क्वेश्चन। जी बेटा जी, एक्सक्यूज्ड सर। जो फर्स्ट वाला था वो क्वांटिटेटिव है सर, वो कैसे है क्वांटिटेटिव? नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। आप कौन से हॉस्टल पे रहते हैं, आप कौन से हॉस्टल पे रहते हैं? सर मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। अच्छा चलें, आप नवाबशाह के कौन से इलाके में रहते हैं? सर यूनिवर्सिटी कॉलोनी। यूनिवर्सिटी कॉलोनी, तो यूनिवर्सिटी कॉलोनी आपकी एक क्वालिटी है। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलोनी, सोसाइटी, लाइक दीज आर द क्वालिटीज। द रेजिडेंस हॉल ऑफ ईच स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोई बंदा ए सेक्टर पे रहता है, कोई बंदा बी सेक्टर पे रहता है, तो वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज कैटेगराइज्ड एज क्वालिटेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है सर, थैंक यू। ओके परफेक्ट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। माइक म्यूट कर लें जी। एक और क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो ये मैं खुद ही कर देता हूं, आप ना करें, अगला आप कीजिएगा। द टेम्परेचर इन बारो अलास्का एट 12 PM, बल्कि मैं ये छोड़ रहा हूं, इट इज एन एक्सरसाइज, यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस एंड देन you can submit me if you want to submit, otherwise लास्ट में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में सेल्फ असेसमेंट में दूंगा, तो उसमें ये हो जाएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, you guys have to do yourself. So here comes another question for you. Identify each of the following as examples of one nominal, ordinal, discrete या continuous. You guys have 8 questions and you guys have 5 minutes to think about it and try to answer these questions. You can same way, you can post in chat, you can use your copy pen, or either you can write just numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and you can post in chats. I'm monitoring your chat now. Your time starts now. You guys have 5 minutes to do that. So I received first answer.
शेयर नहीं है? सर दूसरा पेज खुल गया है। अब अच्छा, ठीक है। अब ठीक है ना? वो असल में वो नेट चल रहा है तो फिर वो एड्स जो हैं वो आ जाते हैं। चलें ट्राई कर लें, जल्दी जल्दी करें, टाइम ज़ाया ना करें, टाइम कम है हमारे पास। सेकंड आंसर भी आ गया है और आई थिंक यू गाइज आर डूइंग चीटिंग। जो पहला आंसर आया है वो भी सारे सेम आए हैं और जो दूसरा आंसर मुझे रिसीव हुआ है वो भी दोनों बिल्कुल एज इट इज हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। और 33 ने भेजा है, ठीक है, इनके भी तकरीबन सेम है, इसका मतलब आप लोग सही जा रहे हैं। सजाद ने भी पोस्ट किया है एक मैसेज, सजाद का थोड़ा चेंज है, ठीक है, लास्ट में देखते हैं। F18BSC05 फेल। क्यों बेटा? 05 व्हाट हैपेंस टू यू? ट्राई तो करें, पहले ही हार मान गए आप। इट्स जस्ट बिगनिंग। जी सर पिछला क्वेश्चन नहीं, इस वजह से पिछला क्वेश्चन नहीं ना किया था, अटेम्प्ट नहीं किया था, इस वजह से। नहीं बेटा, ये ऐसा ना करें, अटेम्प्ट करें। ये देखिए, ये लैम एक्सक्यूज नहीं अभी कर रहा हूँ चले, अटेम्प्ट करें। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। गुलफाम ने भी आंसर भेज दिया है, वेरी गुड गुलफाम। और BCS 50 का भी आंसर आ गया है। इनका चेंज है बिल्कुल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, नॉमिनल, डिस्क्रीट, परफेक्ट। देखते हैं कि सही किसका होता है। वकार ये लिखते हैं 4 5 क्वालिटेटिव ओनली। बेटा बाकी ऑप्शंस क्या हैं फिर? 1 2 3 4 5 उनका क्या है? अरीज कंप्लीट करें क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन ना दें, सबके ऑप्शन लिखे ना। आपने सिर्फ एक लिखा है 1 कंटिन्यूअस, तो बेटा सारे पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखें। तारिक ने कंप्लीट क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। और 37 आप भी 1 बाय 1 के आंसर्स कर रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर करें ना। चलें अब आते हैं, आपका टाइम शायद पूरा हो गया है, तो अब मैं इसको जो है वो आपको बताता हूं कि ये क्या होगा। नंबर 1 है द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल अ पेन रिलीवर बिगिंस टू वर्क। तो लेंथ ऑफ टाइम है, यानी कि इसमें आपका टाइम वेरिएबल है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप कोई टैबलेट खाते हैं पेन किलर, तो उसका जो काम करना है वो कब कितनी देर में शुरू करेगी। तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम। तो फर्स्ट इज आई थिंक कंटिन्यूअस। जिन्होंने कंटिन्यूअस किया है दैट इज रियली गुड, और जिन्होंने कुछ और लिखा है वो अपना आंसर जो है वो रिव्यू कर लें। द नंबर ऑफ चॉकलेट चिप्स इन अ कुकी। चॉकलेट चिप्स काउंटेड होंगी, फाइनाइट होंगी, आपकी डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, आप डिस्क्रीट कह सकते हैं इसको। और यस इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जिन्होंने डिस्क्रीट किया है दैट इज ग्रेट, और जिन्होंने कुछ और लिखा है वो अपना आंसर दोबारा से रिव्यू कर लें। द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट बुक। नंबर ऑफ कलर दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और नंबर ऑफ, अगर हम उस सेंस में यूज करें, लेकिन नंबर ऑफ कलर्स यूज, तो ये आपके 10 कलर होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तो ये आपका फिर से डिस्क्रीट वेरिएबल है नंबर ऑफ कलर्स। जिन्होंने डिस्क्रीट लिखा है दैट इज रियली गुड, और जिन्होंने डिस्क्रीट नहीं लिखा वो चेंज कर लें। नंबर 4 में है द ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द होम। तो ये आपका क्या है? ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो मेरे ख्याल में ये आपका, यहाँ पे आपके पास क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, और ये एक तो डिस्क्रीट है, ऊपर से ये नॉमिनल भी हो सकता है।
क्योंकि इसमें नाम है, ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर एक नाम है, तो आप इसको नॉमिनल भी कंसिडर कर सकते हैं और डिस्क्रीट भी कर सकते हैं। नंबर 5 है द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेटिंग ऑफ अ न्यू कार। ये आपका जाता है ऑर्डिनल में, क्योंकि इसमें ऑर्डर है। सेटिस्फेक्शन रेट होगा बहुत अच्छा, हल्का, थोड़ा हल्का, बुरा, बहुत बुरा, सबसे ज्यादा बुरा। तो जिन्होंने ऑर्डिनल किया है उनका ठीक है, अदरवाइज वो दोबारा से आप रिव्यू कर लें। द नंबर ऑफ फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ये आपका डिस्क्रीट है, सीधी सी बात है, सिंपल है। 2000 होंगी, 50,000 होंगी, 1,00,000 होंगी, कितनी भी होंगी, लेकिन दे आर फाइनाइट। और नंबर 7 में है पीएच लेवल ऑफ द वाटर इन स्विमिंग पूल। ये भी आपका पीएच लेवल जो है ये भी आपका डिस्क्रीट होगा। पीएच लेवल केमिस्ट्री में आ जाता है आपका, तो ये आपका डिस्क्रीट होगा। ये मेरे ख्याल में मेरे पास जो आंसर्स हैं इनमें आप लोगों ने काफियों ने जो है वो कंटिन्यूस लिखा है, किसी ने नॉमिनल लिखा है। और पीएच लेवल ऑफ वाटर एक कोई एक नंबर होगा, पीएच लेवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। द नंबर ऑफ स्टेपल्स इन अ स्टेपलर, तो ये आपका नॉमिनल नहीं है, काफियों ने नॉमिनल लिखा है, जैसे 74 है, इन्होंने नॉमिनल लिखा है। और मोहम्मद एच हैं, पूरा नाम नहीं आ रहा, उन्होंने भी नॉमिनल लिखा है। और तो तारिक ने भी नॉमिनल लिखा है। ये नॉमिनल क्यों लिखा है आपने? द नंबर ऑफ स्टेपल्स, एक स्टेपलर के अंदर कितनी पिन्ने होती हैं, 40 होंगी, 50 होंगी या 100 होंगी मैक्सिमम, तो ये डिस्क्रीट है। ये सबका गलत है। 8वां नंबर नॉमिनल। क्वांटिटेटिव, हाँ ये इनका ठीक है। F18 BSCS 51 का फिर भी ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, मैंने 1 बाय 1 सारे सवालों के आपको जवाब दिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी एक्टिविटी भी की हम लोगों ने इस लेक्चर के दौरान। तो आई होप यू एंजॉयड इट। एक्सक्यूज मी जी सर, एक्सक्यूज बेटा। सर जो 4 नंबर था हाँ वो आपने नॉमिनल बताया, लेकिन उसमें तो कोई आपने बताया था कि जो अनऑर्डर्ड हो, मैंने कहा तो कि इसमें तो हाँ वही बात हो कोई गई ना। ऑर्डर नहीं बता रहा, तो मैं बेटा वही बता रहा हूँ कि आप इसको डिस्क्रीट भी कर सकते हैं और आप इसको नॉमिनल भी कर सकते हैं, दोनों ही हो जाएंगे। ब्रांड जो है ना, देखिए ब्रांड क्या होगा, ब्रांड में ऑर्डर तो नहीं होता लेकिन नाम होता है। जैसे सैमसंग है या पेल है या वेव है, तो ये आपके नाम है ना। ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है, नाम है। तो नॉमिनल में नाम होते हैं और ऑर्डर नहीं होता। तो इसमें ऑर्डर नहीं है, हम लोग उसमें ऑर्डर कर ही नहीं सकते कि वेव का ऑर्डर पहला होगा या सैमसंग का बाद का होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप दोनों ही कर सकते हैं। यू कैन चूज नॉमिनल एज वेल एज यू कैन चूज क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रीट, दोनों ही। अब आप थोड़ी देर के लिए माइक बंद करें, सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहे हैं, फिर ये सारा चैप्टर दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो जी आखिरी सेक्शन है हमारे पास, एक छोटी सी आप लोगों के पास एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर को यूज करेंगे, इसको लिखेंगे और अपने रोल नंबर के साथ, अपने नाम के साथ ऑनलाइन LMS पे आप लोग जो है वो ये सबमिट आप कर देंगे। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। विद इन 1 वीक आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से 5 मिनट का काम है। आप कंप्यूटर पे बैठेंगे गूगल से डेटा लेके और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके अपने वर्ड्स में, या जो मैंने स्लाइड्स दी हैं उनमें भी इनके आंसर हैं, वहां से लेके आप ये मैं ऑनलाइन LMS पे अपडेट कर देता हूँ। अभी ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट, तो आप ये जरूर कीजिएगा और इसको आप ऑनलाइन LMS पे ही भेजेंगे। जिनके पास कंप्यूटर्स खुदा ना खास्ता नहीं है या जिनको नहीं चलाना आता, तो वो पेज पे लिख सकते हैं। पेज पे लिखने के बाद उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके फिर वो ऑनलाइन LMS पे अपनी अपनी असाइनमेंट्स जो है वो भेज देंगे। क्योंकि जो SOPs हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, आप लोगों ने शायद SOPs पढ़ी होंगी, क्योंकि आपकी जो फाइनल ग्रेडिंग्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ों पे हैं। तो इनको थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, मैं चेक करूँगा। फिर अगर जो गलतियाँ होंगी तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये आपका इस कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेस है, इसको ये सेक्शन आप छोड़ सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप एक्सेल में ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसकी कमांड्स यहाँ पे लिखी हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये स्लाइडें बनी कहाँ से हैं, ये प्रेम एसमन से बनी हैं। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रेम एसमन जिन्होंने ये स्लाइडें बनाई है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज देम।
तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ पढ़ा भी, कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटी भी हम लोगों ने की ऑनलाइन। इससे बेहतर तो शायद नहीं हो सकता था। मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश भी की, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इट्स अ रियली गुड। इसी तरह से अब दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैप्टर नंबर 1 में आपके LMS पे अपडेट कर चुका हूँ। अगर वहाँ पे नहीं शो हो रहा, शायद कुछ प्रॉब्लम है LMS में, चीज़ें शो नहीं हो रही, मैंने लिंक भी शेयर कर दिए हैं, तो आप लिंक से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर में 1 रख चुका हूँ, दूसरा और तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह आज आपका अपलोड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो पहला चैप्टर तकरीबन हमारा आज पूरा हुआ, और आज शायद चौथी और 5वीं क्लास है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हमारी। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।